यही तो मिथ को और ये कंफ्यूजन को तो दूर करने के लिए सर को बुलाया है आज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को कि आरसीएम किस पे लगेगा, क्या होगा, कब लगेगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट है सर। जी सर। Very good evening. I welcome all of you on today's webinar on reverse charge mechanism and what included and what not included in turnover. On this subject, a very respected and experienced CA Rajendra Arora ji is with us. I welcome Rajendra Arora ji. Thank you, I sir. also welcome Anand Dua ji, Jagjit ji, Hemant Pava ji and all the attendees. To briefly introduce our speaker, but there is no need, but it's still my duty to briefly introduce him. He's a managing partner of Spark and Associates and heads GST division in the firm. He's a prolific speaker and avid reader. He's an acclaimed YouTuber and successfully runs a YouTube channel named GST की राह में आपका दोस्त CA राजेंद्र अरोड़ा. He's a knowledge partner with Clear Tax and Tax Bell. Owing to his vast knowledge about the subject, he has written numerous articles on GST on Taxman, Tax Guru and GST Corner. He writes twice a big series on GST named as Happy GST. He has delivered more than 1,500 seminar webinar on GST across India. Presently, he is serving his second term as member of NIRC of ICI. He was chairman of GST committee of NIRC of ICI for the year 1920, and he is again presently chairman of GST committee of NIRC for the year 2021-22. He has been secretary of NIRC for 17-18 and treasurer in 18-19. He held Nikasa chairmanship for 2 years. He is also a law graduate also. He is a member of Delhi Celtex Bar Association, All India Federation of Tax Practitioners, BCAS, CGPI. With this is the brief introduction of today's our speaker. I once again welcome you, Rajendra Arora ji, and over to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks a lot. Rajesh Agarwal भाई साहब, मेरे senior in the regional council also, my elder brother, दुआ साहब, हेमंत जी, जगजीत जी. शुरुआत में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस सब्जेक्ट पे आकर अपना जो भी समझ मेरी छोटी सी है वो आपके साथ बांट सकूं. और मित्रों, जैसे कि राजेश भाई साहब ने बहुत एप्रोप्रिएटली कहा कि रिवर्स चार्ज के ऊपर बहुत सारे जो है मिथ हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी मतलब डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं. तो आज का जो हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है, आज हम मिलकर इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं फ्रैंकली आपको एक बात बताऊं कि जहां भी मैं बोलने जाता हूं, लगभग 95% स्थिति में मुझसे कहा जाता है कि आप टॉपिक बता दो, बुलवाना है आपसे. राजेश भाई साहब ने टॉपिक मुझे बताया है कि ये टॉपिक तुमने लेना है और इंटरेस्टिंगली. और मतलब आरसीएम तो चलिए माफ कीजिएगा, फिर भी एक कॉमन सिचुएशन रहती है, लेकिन एक इन्होंने जो टॉपिक दूसरा मुझे बोला, मैं बड़ा सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ये हमेशा मेरी आदत भी रहती है कि कोई ना कोई नई चीज मैं एक्सप्लोर करूं सब्जेक्ट में. तो भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या शामिल होगा और क्या नहीं होगा. अब बड़ी एकेडमिक बात है, मतलब बहुत ज्यादा जो लोग इस बात पर सोचते नहीं. इन्होंने कहा यार ये समस्या आ रही है मेंबर्स की. मैं इस बात से विजुलाइज करता हूँ कि कितना ज्यादा, हालांकि भाई साहब इस सब्जेक्ट को बहुत एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन कितना ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर घुसे हुए हैं ये इस बात से पता लगता है. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई साहब. ये आप जैसे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जो संचालक हैं, इन्हीं की वजह से हम सब मित्रों को जो है ज्ञान की वर्षा जो है लगातार बनी हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. तो मित्रों, आज ये दो बातें हम डिस्कस करेंगे. पहले तो हम रिवर्स चार्ज के ऊपर बात करेंगे, और दूसरा कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे. थोड़ी सी जो कुछ इश्यूज हैं एग्रीगेट टर्नओवर में वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लार्जली हम पोर्शन जो हमारा होगा, हमारा जो मेजर कंसंट्रेशन होगा वो हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे होगा. सर, am I allowed to share my screen? Yes sir. Yes, yes sir. Yes sir, I am able to, sir.
Okay. Are you able to see my screen? Yes, yes sir, yes सर ये देखिए पीपीटी है, लगभग यहाँ नजर आ रही है आपको 80 स्लाइड्स की, और हम ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और टॉपिक्स में टू माय पर्सनल व्यू इन दिस वी हैव नॉट left anything to be touched with respect to reverse charge, but largely जो today हम लोग for next 1 hour और 1 hour और 30 minutes, because मैं ये चाहूंगा राजेश भाई साहब, आप भी, मेरे ख्याल आपकी भी इच्छा रहती है कि सवाल जवाब भी चले, लोगों के सवालों के भी जवाब हम दें, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ से टॉपिक ले सकें। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने कवर की हुई है नीचे लास्ट में, आप देख रहे हैं इंटरप्ले। इंटरप्ले तो चलिए ठीक है, एक चीज और है इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि व्हेन आई से रिवर्स चार्ज फॉर जीटीए, व्हेन आई से रिवर्स चार्ज फॉर एडवोकेट्स, तो स्पेसिफिकली इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स रहते हैं, जीटीए में भी और एडवोकेट में भी, तो मैंने यहाँ पर 3 नोटिफिकेशंस को क्लब कर दिया। मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगा वो। मैं रिवर्स चार्ज को बिल्कुल I would start it from the scratch and would take it to next level with every passing time। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ अपनी, देखिए जरा ये आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है शायद। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 68 67 चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Now ये 81। हाँ जी देखिए सर, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ये पीपीटी जो है आपके लिए पूरा मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में आरसीएम के ऊपर मैंने पूरी कोशिश की है। मैं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली रिवर्स चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, और इसमें मैंने कोई भी चीज लेटेस्ट अप टू डेट कोई चीज नहीं छोड़ी है। इवन जो डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर जो है हमारे प्रॉपर्टी के केस में, वहां पर भी आरसीएम क्या आता है वो सब भी हमने ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर वो भी लिया है। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो एक ओशियन फ्रेट भी कवर किया है हमने, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज भी हैं, रेंटिंग ऑफ फ्यूमुल प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मित्रों, जस्ट अ सेकंड। देखिए 3 बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। डायरेक्टर्स के आरसीएम के ऊपर भी बड़ा कंफ्यूजन है, वो भी हमने यहाँ पर सर्कुलर के साथ इसको क्लैरिफाई कर दिया है, डिफरेंट एडवांस रूलिंग्स और वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट्स आल्सो। चलिए एक सेकंड, जीटीए के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। एक सेकंड, सब करेंगे सर, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी पीपीटी का ग्लिम्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप आखिरी तक इसको छोड़कर ना जा सकें और हमारे साथ बने रहें। राजेश भाई साहब, क्या है कि अब इतनी सारी प्रेजेंटेशंस के बाद पता लग गया ना व्यूअर्स को पहले क्या दिखाना है और आखिरी में क्या दिखाना है। तो देखिए मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ना फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट से मैंने 3 नोटिफिकेशंस को कवर किया हुआ है। हर आरसीएम को, हर रिवर्स चार्ज की सर्विस को यहाँ मैंने कवर कर लिया। लेकिन जो मेजरली 2 सर्विसेज जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है जीटीए और एक है एडवोकेट। देखिए हर सर्विस को मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट से कवर किया है। इवन रॉयल्टी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है उसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। एक सेकेंड, ये देखिए सर, लीगल सर्विस के ऊपर, एडवोकेट सर्विस के ऊपर एक स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि कौन कौन सी एडवोकेट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सी टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो कौन सी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है और कौन सी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ये बड़ी समस्या है यहाँ पर हमें डिसाइड करना। फिर देखिए इसमें हमारे पास जीटीए की सर्विस को भी इसी तरह से कवर किया गया। वो स्लाइड मुझे मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, अभी है। जीटीए की सर्विस को भी इसी तरह से कवर किया गया है। तो
ये तो बात रही हमारी बेसिक सारी सर्विसेज को हमने यहाँ पर ले लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज रिवर्स चार्ज? फ्रेंड्स, in this indirect tax, the burden to collect tax is on the supplier, but to actually pay the tax is on the recipient, that is the incidence of this tax. That is why it is called indirect tax. The one who is collecting the tax does not have the incidence of the tax. He is only having the burden to collect the tax. Every supplier who is here to collect the tax is to be considered as the agent on behalf of the government, the exchequer. And whatever tax and whatever mechanism, because mechanism to collect tax is provided in the levy and collection of every law. Here in this law, the levy and collection is into section 9 of the act and correspondingly section 5 of IGST Act. So levy tells us that how the tax is to be collected, when the levy would be there, and how, because levy cannot be a single word. Levy has always to come with collection, levy and collection. Because if I would charge penalty to Jagjit Singh ji for not coming to my place in spite of constant invitations for having lunch with me, Jagjit ji, if levy is there, then penalty, levy is there, then the mechanism has to be provided for collection of that penalty also. So that is why the levy and collection comes together in every indirect tax statute especially. So the levy is divided into two mechanisms. Listen to me carefully. One mechanism says that it is a forward charge, which is a general process which is followed wherein the supplier who is supplying goods or services charges the tax. But when we talk about reverse charge, here the burden and the incidence both is shifted to the recipient of the tax, of the, I would say, the supply of goods or services. For example, I am an advocate and Rajesh Baisar is receiving my services. So herein specifically, the levy says that in case section 9 bracket 3 and section 9 bracket 4, it says that in these following two sections, whatever falls, the tax is to be paid by the recipient, not by the supplier. So the supplier would not charge the tax under forward charge, but the tax shall be paid by the recipient under reverse charge. That is what the reverse charge is, my dear friends. Wherein the burden to pay the tax, collect the tax and pay is shifted from the supplier to the recipient, my dear friends. My dear friends, the objective of this particular tax, or I would not say it is not a tax, but it is a mechanism to collect the tax. The objective to introduce this particular tax, it was introduced in 1997 by providing first to GTAs, goods transport agents, by way of introducing section 68(2). Although earlier the law was implemented by way of notification. And let me tell you that no charge can be created by way of a notification. It has to come into the act. And that is why the initial charge, which was created by way of notification, that is a delegated legislation. It was challenged in Laghu Udyog Bharti in the Supreme Court. And they said that it is ultra vires the act. The levy has to come from the act. It cannot come from the notification. But it was initially introduced in the Service Tax Act, Finance Act 1994, Chapter 5. उसको normally हम कहते हैं Service Tax Act. वो GTS पे लाया गया था. Objective क्या है, मैं reverse charge का आपको बता दूं मित्रों.
उस समय ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो कि सप्लाई करते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, जीटीए वाज वन ऑफ देम, जीटीए इज स्टिल वन ऑफ देम, उसके ऊपर रेसिपिएंट को टैक्स लगा दिया गया ताकि सप्लायर को टैक्स कलेक्शन और डिपॉजिट की फॉर्मेलिटीज से बचाया जा सके। बट उस समय इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज को लाया गया। लेकिन जीएसटी में रिवर्स चार्ज को लाने का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा आप मेरे साथ बने रहें, आज मैं आपको रिवर्स चार्ज की वो निटी-ग्रिटीज बताऊंगा जो कि एक्चुअली आपको इनेबल करेंगी कि भविष्य में कोई भी चीज डिटरमाइन करनी है खुद से तो आप कैसे कर सकते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स चार्ज। I am removing this earphone, so if somebody has to say something, राजेश भाई साहब या कोई भी मुझे थंब इंप्रेशन दे के आप मुझे बता सकते हैं if you are saying something to me, because keeping this permanently in my pagdi, Jagjit ji would be having the same feeling. It is difficult. He can share my feelings. So, friends, in this law, the objective of bringing the reverse charge, it had one more very important objective. Listen to me carefully. Our economy is divided into organized and parallel economy, unorganized economy both. GST is levied on the economic transactions which come under organized economy, people who are registered taxpayers. But people, because GST is a value-added tax, and that is why the unorganized economy who is adding value added का मतलब होता है profit add करना, markup add करना, लेकिन unorganized economy में भी markup add हो रहा है continuously, लेकिन वो उसके ऊपर GST नहीं लगता। उसको कर्ब करने के लिए रिवर्स चार्ज 9(3) लाया गया, 9(4) लाया गया। 9(3) तो पहले से था। 9(3) में कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स को कहा गया था कि ये स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज है, इनके साथ जो भी ये रेसिपिएंट लेगा इनको सप्लायर से, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन 9(4) का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था मित्रों, और वो ये था अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करना। 9(4) ये कहता था कि अगर आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, मैं ये इतिहास क्यों दोहरा रहा हूं, सुना रहा हूं आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हटा दिया गया। मुझसे कोई पूछता था कि ये 5,000 रुपए का लिमिट कम नहीं है रिवर्स चार्ज में, मैं कहता था कि 1 रुपए का भी लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं आपको उसका कारण बताने जा रहा हूं। रिवर्स चार्ज में 9(4) में ये प्रोविजन था कि अगर कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है और वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स अपने आप से जमा कराना है और उसका क्रेडिट ले लेना है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, जो कि टैक्स नहीं लगा रहे हैं, जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, धीरे धीरे मेरा ऑब्जेक्टिव था उन सब की थ्रेशोल्ड को डिटरमाइन करना। मेरे दिमाग में बहुत छोटी सी स्कीम थी, मैं हमेशा शेख चिल्ली की तरह सोचता हूं सब्जेक्ट में। मैं कहता कि अगर जगजीत जी मेरे से सप्लाई कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और वो रजिस्टर्ड है और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, और वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हैं, तो कानून को एक छोटा सा एक प्रोविजन ला देना चाहिए था कि जगजीत जी को कंपल्सरीली अपनी रिटर्न में ये लिखना है कि राजेंद्र अरोड़ा से उन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव की है और राजेंद्र अरोड़ा का ये परमानेंट अकाउंट नंबर है। और सेम दुआ साहब ने मुझसे लिया, सेम राजेश अग्रवाल जी ने मुझसे लिया सर्विसेज, और सबने मेरा पैन रिपोर्ट कर दिया, और पैन के ऊपर जैसे ही 20 लाख रुपए की सप्लाई एक्यूमुलेट होती, मुझे ऑटोमेटिक चिट्ठी आ जानी चाहिए थी कि भैया राजेंद्र, तुम्हारी सप्लाई 20 लाख रुपए से ऊपर हो गई है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन ले लो, वरना सप्लाई नहीं कर पाओगे। रिवर्स चार्ज एक इतना सुंदर, एक इतना ही आवश्यक टूल बन जाता, सिस्टम बन जाता अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, पॉपुलर मेजर्स लेने पड़ते हैं सरकार को, ना चाहते हुए भी। मैं समझता हूं भविष्य में ये
फिर से आएगा, क्योंकि इसको कानून से हटाया नहीं किया है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है, और भविष्य में फिर से आएगा। और मैं बहुत ज्यादा इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हम जो 5 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी की बात करते हैं मित्रों, मैं आपको वादा करता हूं कि अगर जीएसटी को इसके ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो हम 5 नहीं 8 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी है। 8 ट्रिलियन, कोई एडिशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी ट्रांजैक्शंस तो हमारे यहाँ खुद से होती हैं ऑलरेडी, सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज सेटअप में लाने की आवश्यकता है। एक ई-वे बिल को कवर कर लें, रिवर्स चार्ज को कवर कर लें, और ये जो इनपुट की समस्या इन्होंने बढ़ा रखी है आज देश में, इनपुट देना चाहते नहीं है, इनपुट दे, ऑफ कोर्स उसके पीछे भी कारण है। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेशन नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं बोलूंगा, हालांकि रिवर्स चार्ज का भी इनपुट लेते ही हैं हम। तो रिवर्स चार्ज का ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन हमने उसको अभी फिलहाल सस्पेंड किया है। ये मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये आप ध्यान से सुनिएगा, रेसिपिएंट कौन है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैंने कहा रेसिपिएंट को टैक्स देना है, और हम यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जितने भी जीटीए से संबंधित आपके सवाल होंगे, मैं आपको वादा करता हूं कि उसमें से 25% सवाल सिर्फ ये जानने पे ही दूर खत्म हो जाएंगे कि रेसिपिएंट कौन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, मैं इमीडिएट दवाई का इलाज का दवाई नहीं देता हूं, मैं सिम्टम्स की दवाई देता हूं। जहां जो भी मुझे नजर आ रहा है इकोनॉमी में कि सिम्टम क्या है, हम किन बातों को मिस कर रहे हैं राजेश भाई साहब। होम्योपैथी का क्या होता है, सिम्टम्स की दवाई होती है। आपके सिम्टम्स क्या हैं उसको हिट किया जाता है और वहां से उसको जड़ से खत्म कर दिया जाता है। यहां पर भी हम आज उसी होम्योपैथिक सिस्टम से चलेंगे। हमारी जो समस्या कहाँ है, हमारा जो पेन पॉइंट है वो ये है कि हम ये नहीं जानते कि रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट का अर्थ जो है कानून में सेक्शन 293 में दिया गया है, परिभाषा है, कहते हैं कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मींस where a consideration is payable, then who is recipient shall be the who is liable to pay that consideration। जिसने भी कंसिडरेशन पे करनी है, चाहे सर्विसेज कोई भी ले रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे दुआ साहब हैं, दुआ साहब ने कहा राजेंद्र ऐसा है, तुमने जो सर्विसेज देनी है वो राजेश भाई साहब को देनी है, ठीक है, लेकिन फीस मैं दूंगा तुम्हारी। सर्विसेज किसने ली, राजेश भाई साहब ने ली, लेकिन फीस कौन दे रहा है, दुआ साहब दे रहे हैं। तो रेसिपिएंट कौन है, दुआ साहब रेसिपिएंट है। लेकिन अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो फिर उस केस में राजेश भाई साहब भी हमारे रेसिपिएंट हो जाएंगे, क्योंकि कंसिडरेशन किसी ने देनी ही नहीं है। जिसको भी गुड्स दिए जाएंगे या सर्विसेज दी जाएगी, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वही व्यक्ति रेसिपिएंट है। लेकिन अगर कंसिडरेशन है तो जो कंसिडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट है मित्रों। मान लीजिए हमारे जगजीत भाई साहब जो हैं वो मुरादाबाद में बैठे हैं और इन्होंने बंबई से कोई गुड्स खरीदे, और बंबई से गुड्स खरीदे, और बंबई से एक ट्रांसपोर्टर भी बंबई वाले सप्लायर ने हायर किया। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं का यहीं से निदान करता चलूंगा। बंबई से गुड्स खरीदे इन्होंने, बंबई से ट्रांसपोर्टर हायर हुआ, ट्रांसपोर्टर ने बंबई से गुड्स मुरादाबाद पहुंचा दिए, लेकिन मुरादाबाद लोकल ट्रांसपोर्टर ने गुड्स इनको डिलीवर किए, बंबई वाले ने किए नहीं। तो जो इनको जीटीए जो बना, जिसने कंसाइनमेंट नोट इनको दिया, वो कौन है, वो है बंबई वाला। गुड्स किसने डिलीवर किए इनको, मुरादाबाद वाले ने। तो जीटीए कहां है, जीटीए कहां है बैठा, वो जीटीए मुरादाबाद बैठा है या बंबई बैठा है, जीटीए बंबई बैठा है मित्रों। और अगर वो बंबई बैठा है तो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी, क्योंकि हमारे भाई साहब जगजीत जी जग्स हमारे जो है वो बैठे हैं यूपी में और जीटीए बैठा है महाराष्ट्र में, तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, कौन से टैक्स पे करेंगे, आईजीएसटी पे करेंगे। अगला सवाल इसी के ऊपर, रेसिपिएंट के ऊपर। ये तो पीओएस भी क्लियर कर दिया मैंने आपका यहाँ पे। रेसिपिएंट अब बंबई में इनकी बातचीत हो गई, हमारे जग साहब जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है,
है जी, इनको कोई एक बार देख लेता है, उसके बाद जो ये कहते हैं वही करता है। भाई साहब क्या करते हैं आप, ऐसा कौन सा जादू करते हैं आप? जगजीत जी, चलिए जगजीत जी अभी, हाँ थोड़ा सा, हाँ जगजीत जी अभी हमारे जादू में स्पेल बाउंड है, ठीक है। तो सो अब इन्होंने डिस्कस किया अपने सप्लायर से, भैया देखिए फ्रेट मैं नहीं दूंगा, मुझे तो पहुंच दीजिए मुरादाबाद में। तो फ्रेट गुड्स रिसीव किए मुरादाबाद में, लेकिन फ्रेट किसने पे किया? फ्रेट पे किया बॉम्बे वाले ने। तो रिवर्स चार्ज किसको पे करना है? बॉम्बे वाले को पे करना है, ना कि मुरादाबाद वाले को पे करना है। रेसिपिएंट कौन है? जो कि कंसिडरेशन पे कर रहा है। चलिए जी, तो रेसिपिएंट आपको ज्ञात हो गया, रेसिपिएंट कौन है। ये दो तरीके के रिवर्स चार्ज है मित्रों, 9-3, 5-3 आईजीएसटी का, 9-3 सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी का, और 9-4 सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का, या 5-4 आईजीएसटी का। पहले वाला जो रिवर्स चार्ज है ना मित्रों, वो ये बताता है कि आपने स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज। नोटिफाइड कौन से गुड्स और सर्विसेज? दो नोटिफिकेशंस है मित्रों, इनफैक्ट 3 है, तीनों बताऊंगा। एक है गुड्स के लिए और 2 है सर्विसेज के लिए। गुड्स के लिए 4/17 सीटीआर, जिसमें कि 9 गुड्स हैं, 9 गुड्स आरसीएम के अंदर आते हैं, और 13/17 सीटीआर, जिसमें कि 16 सर्विसेज हैं जो आरसीएम में आती हैं, और 10/17 आईटीआर, आईजीएसटी, वहां भी 8 सर्विसेज हैं जो कि रिवर्स चार्ज में आती है। सब बताऊंगा आपको, सब लिखी है ये पीपीटी, आपको पीडीएफ में अभी पहुंच जाएगी, आपके लिए परमानेंट है। अभी लास्ट 15 दिन पहले तक अपडेटेड है, सब कुछ है इसमें, बहुत मतलब मेहनत की गई है इसमें। आपके पास एक परमानेंट रिसोर्स, मैं पीपीटी इस तरह से ही बनाता हूं कि वो परमानेंट रिसोर्स बन जाए आपका, ताकि भविष्य में मैं रहूं या ना रहूं, आपके पास ज्ञान रहना चाहिए। तो दूसरा 9-4 क्या कहता है? वो कहता है मित्रों की जो अब मैं 1 फरवरी 2019 से पहले की कहानी नहीं कर रहा हूं आपके साथ, उसके बाद की कहानी कर रहा हूं। 1 फरवरी 2019 से कानून में परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा भैया देखिए, गुड्स और सर्विसेज दोनों स्पेसिफाई करेंगे। ये 9-4 वो है जी, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ये वो है। तो इसको सस्पेंड कर दिया गया है अभी इसमें कोई कार्यवाही चालू नहीं है, बंद है सब। 1 जुलाई से 12 अक्टूबर तक इसमें कार्यवाही थी, 13 अक्टूबर से कार्यवाही खत्म हो गई है और अभी तक बंद है, कोई कार्यवाही नहीं है। तो मानकर चलिए, अगर आप, कई मित्रों का ये भी डाउट आता है, भाई साहब मैंने कमीशन पे किया, अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो क्या रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करूं? जवाब है ना, कोई भी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर आपको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज देता है, बशर्ते वो 4/17 सीटीआर में नहीं आती हैं, वो गुड्स के केस में जो 9 गुड्स वहां पर हैं उनको छोड़ दीजिए, 13/17 सीटीआर सर्विसेज जो 16 है उनमें नहीं आती हैं, बाकी किसी को भी गुड्स और सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड से आप खरीदते हैं, एज रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आपको रिवर्स चार्ज पे नहीं करना। भविष्य में वो आपको गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे, भविष्य में वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स आपको स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप पर 9-4 लगेगा, वरना अभी सब सस्पेंडेड है मित्रों, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं 2-3, हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल में भी चर्चा करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन में। एक तो ये है कि आप जितना भी टैक्स पे करें रिवर्स चार्ज में, उसका आपको क्रेडिट उपलब्ध है। किस साल में किस महीने में उपलब्ध है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जिस महीने की रिटर्न में आप जमा कराते हैं उसी महीने में क्रेडिट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पास्ट ट्राइब्यूनल जजमेंट्स हैं आपके फेवर में, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण परेशानी आती है मित्रों, आपने देखा होगा कि मैंने जब पहली स्लाइड में आपको लास्ट वाला जो, ये देखिए सर, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इंटरप्ले ऑफ सेक्शन 22, 23, 24, इंटरप्ले ऑफ सेक्शन 22, 23, 24। देखिए ये जो है
22, 23, 24। मैं 5 मिनट यहाँ लगाना चाहूंगा क्योंकि कई मेरे मित्र जो हैं इस बात में भी संशय में रहते हैं, संशय में, कि भाई मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, वैसे तो मेरी सारी सप्लाई एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? क्योंकि सेक्शन 24 कहता है कि जहां पर भी आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान मैं यहीं पर कर देता हूं। मित्रों, सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड से अधिक है, जहां से भी कर रहे हैं वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। थ्रेशोल्ड में जाना नहीं चाहता मैं अभी, बट मोटा मोटी बता दूं, सर्विसेज के केस में 20 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख का थ्रेशोल्ड है। तो 22 कहता है कि जहां पर भी आप अपना सप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप रजिस्ट्रेशन, अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, कोई समस्या नहीं। 23 कहता है कि भाई साहब अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मान लीजिए आप जो है एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, आप हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करते हैं, चावल बेच रहे हैं अनब्रांडेड, आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लेने की सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अनुसार आपको आवश्यकता नहीं है। अब 24 की कहानी आती है। 24 कहता है कि भाई साहब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 22 एक्ट, इफ यू डू एनीथिंग लिस्टेड बिलो, 10 आइटमें लिखी हैं, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 24 का हेडिंग ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब मेरी समस्या आ जाती है, वहां पर छठा पॉइंट है, वो कहता है कि आरसीएम में टैक्स पे करोगे ना भाई तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन वहां पर लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 22(1). 22(1) कहता है कि थ्रेशोल्ड अगर आपकी एक्सीड करती है तो रजिस्ट्रेशन ले लो, और 24 कहता है कि थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं भी करती है तो भी रजिस्ट्रेशन ले लो अगर आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो तो। 23 कहता है कि भैया एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो एग्जेम्प्ट की, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अब मैं फंस गया। 24 कहता है कि रजिस्ट्रेशन आरसीएम वाले में लो, अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एग्जेम्प्ट की कर रहा हूं तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अब क्या करूं, रजिस्ट्रेशन लूं? आरसीएम में टैक्स तो पे कर रहा हूं। देखिए मित्रों, अगर आप लीगली जाएं तो मेरे विचार में 24 जो है वो 22 को ओवररूल करता है, 23 को नहीं करता है। अर्थ, therefore even if 24 asks me to take compulsory registration in case of payment of RCM, but 23 gives me exclusive shelter, 24 overrides 22, does not override 23। जगजीत जी हैं हमारे, जगजीत जी को मैंने कोई बात बोली, भाई साहब ये काम नहीं करना, तो कानून में है जी जगजीत जी, और सेम बात आपको मान लीजिए भाभी जी ने बोल दी इनकी, हमारी भाभी जी ने इनको। अब जगजीत जी कैन ओवरराइड मी बट कैन नॉट ओवरराइड द होम मिनिस्ट्री। बात समझ रहे हैं जगजीत जी आप, है ना? आप ध्यान चाहिए आपका मुझे बड़ा। हाँ, आप जिम्मेदारी का काम लिया है आपने, अब आपको जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ेगी हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ ऐसी जिम्मेदारी निभाएंगे। देखिए अब 22 तो मेरे को शेल्टर देता है, लेकिन 24 कहता है 22 में कुछ भी लिखा भैया आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन 23 को ओवरराइड 24 नहीं करता। मेरे लीगल माइंड के हिसाब से मैं ये समझता हूं कि इवन इफ यू हैव टू टेक पे आरसीएम, यू डोंट हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, बट अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं तो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अगर डिस्प्यूट अवॉइड करना है तो आप रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स पे करेंगे। लेकिन एक और समस्या है, सिर्फ डिस्प्यूट है और रजिस्ट्रेशन लेकर कंप्लायंस नहीं है, भाई साहब टैक्स भी देना पड़ेगा, और उस टैक्स का क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक क्रिटिकल इशू है।
मेरा व्यू ये है कि इसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी इट हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द विजडम ऑफ आवर जुडिशरी and then we will come out with some concrete solution to this. But today I suggest that if you have to comply the law, then take registration, because it is a litigative issue. Although while going through the interpretation of statutes, I would have another argument that 24 specifically says 22. Had the lawmakers having any intention to override 23 also, they would have written 23 in addition to 22 also. So they did not have any intention to override 23. 23 is an exclusive power, exclusive shelter relief given to the person, making exclusive exempt supply of goods or services. Exclusive का मतलब होता है 1 रुपए का भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर होगा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल ने अगर मेडिसिन बेची है, टैक्सेबल है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अभी अब उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए जी, तो रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी? टैक्स लायबिलिटी के लिए मित्रों ध्यान से देखिएगा। अगर तो 9(3) के हैं, 2 नोटिफिकेशन है मेनली वहां पर, 4/17 गुड्स के लिए और 13/17 सर्विसेज के लिए। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि गुड्स कौन से हैं और सर्विसेज कौन से हैं जिन पर आरसीएम लगना है। अब आपको अगला क्या चाहिए? टैक्स रेट चाहिए, किस रेट पे लगना है। ठीक है जी, उसको निकालने के लिए आपको 2 फर्दर, ये जितने भी नोटिफिकेशंस यहाँ लिखी हैं, जिस भी मेरे किसी मित्र को ये नोटिफिकेशन की आवश्यकता हो, अपडेटेड नोटिफिकेशन टैक्समैन के सौजन्य से मैं आपको प्रदान करूंगा। अपडेटेड जिसको भी चाहिए हो, मैं सारी नोटिफिकेशन ये देना रेडी हूं, मेरे पास रेडिली अवेलेबल है। तो मैं जगजीत जी आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी लें और आप सबको सर्कुलेट भी करें, सभी मित्रों को, हमारे पूरे प्रोफेशन में अपडेटेड कानून। और मैं आपको बता दूं, जिसने भी जीएसटी की प्रैक्टिस करनी है, 5 नोटिफिकेशन तो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 लिख लीजिए जरा, और कोई मेरा मित्र इसको लिखकर चैट बॉक्स में टाइप करके डाल भी दे, सबके लिए, सबके बेनिफिट के लिए। 1/17, 2/17, 11/17, 12/17 और 13/17। 1, 2, 11, 12, 13, 5 नोटिफिकेशन है हमारे। 5 प्यारे हैं ये जगजीत जी, 5 प्यारे। इन 5 प्यारों से हम चलते हैं। 1/17 रेट ऑफ गुड्स बताता है, 2/17 एग्जम्प्टेड गुड्स बताता है, 11/17 रेट ऑफ सर्विसेज बताता है, 12/17 एग्जम्प्टेड सर्विसेज बताता है, और 13/17 जो है वो रिवर्स चार्ज की सर्विसेज बताता है। तो ये 5 नोटिफिकेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो रेट निकाल लीजिए 1 और 11 से। आप ये चेक कर लीजिए कोई एग्जम्प्टेड आइटम तो नहीं है। अब मैंने आपसे कहा ना, जीटीए में बहुत सारी एग्जम्पशन है, लीगल सर्विसेज में बहुत सारी एग्जम्पशन है, डायरेक्टर्स की बहुत सारी एग्जम्पशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बहुत सारी एग्जम्पशन है। वो आपको कहां से मिलेंगी? वो 12/17 सीटीआर से मिलेंगी, सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन से। उसके बाद आपको निकालना है कि कब टैक्स पे होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म दे दिया आपको रिवर्स चार्ज का, पूरा का पूरा मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना है, वो 12 सेक्शन 12 है वो गुड्स के लिए लगता है, और सेक्शन 13 है वो सर्विसेज के लिए लगता है। 12(3) रिवर्स चार्ज के लिए लगता है, 13(3) रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज, 12(3) रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स। और उसके बाद वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी मित्रों? वैल्यू डिटरमाइन होगी एज पर सेक्शन 15, एज पर सेक्शन 15। भूलिएगा मत, आप ये नहीं कह सकते कि जिस वैल्यू पर उसने मुझे बिल किया मैंने तो उसी वैल्यू पर पे कर दिया ना। It is your responsibility to determine the value now as per section 15, because the entire levy is shifted to reverse charge.
So all the sections with respect to levy shall be applicable to you as recipient. It is clearly written in the law. One question comes to my mind. I seek help from my friends writing in the chat box. If there is a forward charge provided for a particular supply of service, फॉरवर्ड चार्ज कब होगा? जब रिवर्स चार्ज नहीं होगा. क्यों जी? क्यों जी? If there is a forward charge provided for a very particular service, can it be converted to reverse charge? Answer is yes or no. Can it be converted to reverse charge? Answer me, friends, in the chat box. बहुत शानदार, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया सर. मखीजा साहब, जयरत साहब, हमारे कोडिहाली साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं. हाँ या ना लिखने में कौन सी समस्या है? हाँ या ना तो लिख ही सकते हैं सब. इतना तो टाइप करना में हमें कोई जीएसटी थोड़ा ना लग रहा है. हाँ या ना लिखिए. बहुत बढ़िया, लिखिए लिखिए. किशोर मेहरा जी कह रहे हैं हाँ, कन्वर्ट किया जा सकता है फॉरवर्ड चार्ज को रिवर्स चार्ज में. लिखिए लिखिए सर, सारे लिखे हाँ या ना. मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही है, वो भी सवाल पूछ लेते हैं बीच बीच में. क्यों हेमंत साहब, बाबा साहब? सर एक सेकंड. हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? हाँ पावा साहब कुछ कह रहे थे. नहीं बिल्कुल जी, सवाल तो बीच में पता लगता रहता कि कोई बीच में सिर्फ अटेंड होके तो नहीं गायब है. वैसे तो सर देखिए, अब इस प्रक्रिया में हम तो क्या है सर, 2-4 लोग हमें दिख जाते हैं आप जैसे हमारे मित्र, तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और हम बोलते रहते हैं आपको देख देख के. बाकी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अज्यूम करते हैं सारे सुन रहे हैं, सभी को लाभ प्राप्त हो. बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया. काफी मित्रों ने फिर मैसेज जवाब दिया हमें. तो ये बात तो क्लियर है सर कि हमें जो है फॉरवर्ड चार्ज को रिवर्स चार्ज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. अब क्या हुआ, जीटीए के पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो फॉरवर्ड चार्ज में लगा सकता है या वो रिवर्स चार्ज में लगा सकता है. अब मुझे बताइए जरा, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में 5% रेट लगाता है तो क्या वो सही है? जवाब दीजिए हाँ या ना. नहीं, सही नहीं है. बहुत बढ़िया. अगर वो 5% जीएसटी रेट लगाता है और हम 5% जीएसटी पे कर देते हैं फॉरवर्ड चार्ज में, तो क्या मैं रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी से मुक्त हुआ? जवाब दीजिए हाँ या ना. नहीं. क्या मैं जीएसटी में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी से, जिम्मेदारी से मुक्त हुआ? हालांकि वहां पर उसने 5% फॉरवर्ड चार्ज में लगा दिया है. मित्रों, नहीं होऊंगा. अगर liability is casted upon the recipient, then recipient has to pay the tax. But if the forward charge is to be applied, then the correct rate of tax should be applied, and that is 12% in case of GTA. This is one where forward as well as reverse both is permissible. Otherwise either forward or reverse. ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बात मैं रजिस्ट्रेशन की आपके साथ कर चुका हूं. टाइम ऑफ सप्लाई मैं आपके साथ नहीं शेयर डिस्कस कर रहा, आप एक बार अपने लेवल पर देख लीजिएगा. क्रेडिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्रेडिट आपको मिल जाएगा उसी समय, लेकिन आपको
जो है ये बेसिकली एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कैश में टैक्स पे करना है। कैश में टैक्स पे करने का अर्थ है कि आप अपने एग्जिस्टिंग आईटीसी के साथ रिवर्स चार्ज की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। उसका कारण मैंने यहां लिख दिया है, ब्रीफली आपको बता देता हूं कि यहां पर आईटीसी जो है कहता है कि जी अमाउंट अवेलेबल इन द कैश लेजर में बी यूज्ड फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस और एनी अदर अमाउंट। 49(4) कहता है कि क्रेडिट लेजर में जो है वो पे कर सकता हूं फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी पड़ा है उसको किसके साथ एडजस्ट कर सकता हूं? आउटपुट टैक्स के साथ। और आउटपुट टैक्स का मतलब है टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करना है वो आउटपुट टैक्स के अंतर्गत नहीं आता। अगर वो आउटपुट टैक्स नहीं है तो वो मैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसके साथ एडजस्ट 49(4) के माध्यम से नहीं कर सकता। इसलिए मुझे रिवर्स चार्ज में हमेशा ही टैक्स जो है वो कैश में पे करना पड़ता है। अगर आपके पास कैश जब टैक्स पे करते हैं रिवर्स चार्ज में तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा जिसके बेसिस पे आप जो है क्रेडिट लेंगे? मित्रों, अगर कोई इनवॉइस बनाया है, मान लीजिए एक सिक्योरिटी सर्विस सप्लायर है, प्लीज आई इनवाइट योर अटेंशन, एक सिक्योरिटी सर्विस सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड है, लेकिन क्योंकि उसकी सर्विस 13/17 में 1 जनवरी 2019 से रिवर्स चार्ज में आ गई है, वो रजिस्टर्ड है, वो इनवॉइस कर रहा है आपको और लिख रहा है टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। हमारे दुआ साहब वो सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, इनवॉइस उसने बनाया है, दुआ साहब के पास इनवॉइस आया, उन्होंने देखा, पेमेंट उसको कर दी और टैक्स जमा करा दिया गवर्नमेंट को और उसका क्रेडिट उसी महीने ले लिया। पहली सिचुएशन। अब दुआ साहब ने सर्विसेज ली एडवोकेट की, मान लीजिए मेरी सर्विसेज ली, आई एम एन एडवोकेट, आई एम अनरजिस्टर्ड, मैंने तो इनवॉइस किया ही नहीं साहब को, मैंने तो एक मेमो फीस भेज दिया साहब को, दुआ साहब। मैंने कहा भाई साहब 5 लाख रुपया फीस है मेरी, इन्होंने 5 लाख मुझे दे दिए। अब इसके ऊपर इनवॉइस तो हुआ ही नहीं। यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में 31(3)(f ये कहता है कि दुआ साहब सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे और वहां पर उसके बेसिस पर टैक्स जमा कराएंगे और उसी सेल्फ इनवॉइसिंग के बेसिस पे क्रेडिट को अवेल कर लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? अगर तो आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं होगी, भले ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे होना है। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो आपको इनवॉइस नहीं देता है तो सेल्फ इनवॉइसिंग होगी और उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? क्रेडिट ले लेंगे। चलिए, ये मैंने आपको सर जो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा उसके केस में सेल्फ इनवॉइस की जरूरत नहीं रहेगी, तो आईटीसी लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट जो एविडेंसिंग टैक्स पेमेंट, हाउ विल दैट बी क्रिएटेड? सर वो आपका इनवॉइस ही और ऑन द उस पर रिवर्स चार्ज में लिखा होगा टैक्स पेबल होगा, तो दैट वुड बी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट सर एज पर रूल 36 आल्सो। विदाउट कोई स्पेसिफिकेशन ऑफ द अमाउंट। हाँ जी, वो आपने टैक्स तो कैश लेजर में ही जमा कराया है और उसी के बेसिस पे आप बेसिकली आप एक जो आपका रिसीट वाउचर बनेगा उसी में आप टैक्स का मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है आपको, क्योंकि सेल्फ इनवॉइसिंग तो तभी होगी जब अनरजिस्टर्ड की जरूरत आएगी सर। वो तो इनवॉइस हुआ है तो सेल्फ इनवॉइसिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। दैट इनवॉइस इज अ लीगल इनवॉइस, ऑल्दो यू आर राइट कि वहां पर अमाउंट नहीं लिखा है,
बट अमाउंट तो आप जमा करवा रहे हैं और वो कैश लेजर में आपके आएगा, वहीं से क्रेडिट आपको उसका मिल जाएगा। सर ये जैसे आपने बताया कि क्रेडिट लेते हैं पेमेंट करने के बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मंथ ले लेते हैं ना, अगर सेम मंथ का कमिंग ड्यू डेट से पहले जमा करा दें, जहाँ पर ईयर चेंज हो गया और एनुअल रिटर्न का टाइम भी खत्म हो गया, उसके बाद डिटेक्ट हुआ कि ये पेमेंट करना है आरसीएम में, तब क्रेडिट कैसे मिलेगा उसका? वो अगली स्लाइड वही है सर, 16(4) के ऊपर। अगर आपने क्रेडिट, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट जो है आपका पर्टेन करता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को। Now, if you are paying that credit on the basis of invoice which is already raised, the time of supply was at the time when section 13(3) attracted time of supply, but you did not pay the tax. Now you realize that tax is not paid on RCM and paying tax today for 17/18. Would the credit be available to you? Sir, my humble submission that it is a very, very litigative issue. I have reasons for both sides. In fact, these days I have started representing department also in many programs, wherein I am speaking on behalf of the department more. So I have understood that in particular case, the situation is debatable and it has to be again go to the touchstone of the judiciary and then will be decided. But I have given a Supreme Court judgment here in my slide, this DOI Pact system, which is actually a basis to say that credit is not available, because it says the word pertains to here, and this invoice pertains to the financial year for which it is raised. So if it is pertains to that financial year, then the credit shall not be allowed. But if it pertains to the financial year in which the tax is paid, so the key word which needs to be scrutinized or examined, that is pertains to. So sir, at present, we are suggesting to take credit because it is a litigative issue and it is revenue neutral also. It does not impact revenue. You cannot go for mass killing in case of new subject, wherein in fact, sir, we have been suggesting to the government one more thing. For first 48 months or first 60 months of the law, whatever some of these type of problems, whatever inadvertent mistakes which has happened from the taxpayer's point of view, should be given one blanket amnesty to all these kinds of errors which are incurred unintentionally. So we are suggesting the government to bring out this kind of an amnesty scheme also, जहां पर एक बार सबकी गलतियों को माफ कर दिया जाए और आगे से बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाए। और एक बार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमसे ना जानकर, मतलब अनजाने में गलतियां हुई हैं जो कि हम नहीं करना चाहते थे, बट क्योंकि कानून नया था, ना वो टैक्स पेयर के लिए समझ था उसको, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समझ थी, तो इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिटिगेशन का मुद्दा बन जाएगा आने वाले दिनों में। आप जो पावर साहब कह रहे हैं, हमें रेगुलर बेसिस पे ये क्वेरीज आती हैं जो आप पूछ रहे हैं, तो हमारा सजेशन अभी तो फिलहाल ये है कि ये लिटिगेटिव है, आप टैक्स पे करके क्रेडिट लीजिए जब तक कि इसके अगेंस्ट कोई भी जजमेंट जीएसटी लॉ में, स्पेसिफिकली अर्लियर लॉ में भी नहीं है, इस लॉ में भी नहीं है। ठीक है सर, पावर साहब? ठीक है सर। One more thing which I would like to bring to your notice.
in case of reverse charge. Friends, I am a chartered accountant. Now, I am a registered person also. Now, say for example, हमारे राजेश भाई साहब हैं, अभी अगर सुन पा रहे हैं तो वो वीडियो ऑन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है. तो जी सर. जी सर, आगे सर. अब राजेश भाई साहब हैं हमारे, वो बड़े ही हमसे जो है हमें बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत ही हमारे को आशीर्वाद देते हैं. तो उन्होंने कहा भी देख राजेंद्र, तू बहुत मेहनत कर रहा है सब्जेक्ट के लिए, बहुत लोगों का मतलब लगा रहता है, एफर्ट करता है, तो तू प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा कर नहीं पाता होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं तुझे स्पॉन्सर कर लेता हूँ राजेश भाई साहब, और 50,000 रुपया महीना मैं तेरे को दिया करूंगा. तभी मैंने सर आपको बुलाया, आप तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आप तो कुछ भी यहाँ कर देंगे और वो हो भी जाएगा. तो मैंने भाई साहब ने कहा देख मैं तुझे स्पॉन्सर कर रहा हूँ 50,000 रुपये महीना, तू ऐसे ही ये काम करता रहे, लोगों की सेवा करता रहे, पैसे की टेंशन ना ले. तो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया और कह दिया भाई देख ऐसा है, हर शर्ट पे तेरे यहाँ पर जिस सेमिनार में जाएगा राधे राधे लिखा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राधे राधे तेरी शर्ट पे लिखा होना चाहिए. मैं ये तो सौभाग्य है हमारा, राधे राधे भी लिखा होगा और 50,000 भी मिलेंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है. तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब. अब क्या हुआ कि जो मैं सप्लाई ऑफ सर्विस इनको दे रहा हूं, दैट हैपेंस टू बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज. अब मैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा हूं, सबको दे रहा हूं सब सर्विसेज, और भाई साहब को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी दे रहा हूं. अब टैक्स जो पे करेंगे, रेसिपिएंट कौन है, वो हमारे राजेश भाई साहब हैं, ये टैक्स पे करेंगे रेसिपिएंट के रूप में. अब जब ये टैक्स पे करेंगे तो मेरी ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, हालांकि ये टैक्सेबल सर्विस है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के पर्पस के लिए ये एग्जेम्प्ट सर्विस मानी जाए. और सेक्शन 17(3) में कॉरस्पॉन्डिंग मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोपोर्शनेट रिवर्स किया जाएगा. जितना क्रेडिट मेरे पास है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सर्विस है जो भाई साहब को मैंने दी है एज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(3) रेड विद रूल 42 एंड 43. तो मैं त्राई करते हुए भाई साहब के पास फिर पहुंच गया, भाई साहब मेरे को 15,000 महीने का नुकसान हो रहा है, इनपुट रिवर्स हो रहा है मेरा. कहते कोई टेंशन नहीं है, 65,000 की स्पॉन्सरशिप कर दी थी, टेंशन ना ले, तू काम कर. लेकिन सारे थोड़ा ना ऐसे स्पॉन्सर सबको मिलते हैं, क्यों राजेश भाई साहब. तो ये तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल. यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये आमतौर पर लोग मिस कर जाते हैं कि जो भी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल सर्विसेज हैं वो exempt services हैं for the purpose of section 17(2)(3) and rule 42(43). धन्यवाद सर, आपने पधार के हमें कृतज्ञ किया और हमारे जो ये जो आर्थिक परेशानी थी इसको भी दूर किया. बहुत बहुत धन्यवाद. राजेश भाई साहब कहेंगे चंगा बुलाया है 65,000 महीना है. चलिए जी. अच्छा सर, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने 6.5 लाख की जगह 65,000 ही मांगे. अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. ये बात सच है कि मैंने जो है वो मतलब मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से बोल दिया. भाई साहब 6.5 लाख देने की इच्छा और मादा दोनों रखते हैं. चलिए, तो ये ऐसे थोड़ा सा क्या है कि ऐसा माहौल बना रहे तो पढ़ना लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा बीच में से ऐसे कॉफी बीन्स ले लेते हैं, है ना जगजीत जी. कॉफी बीन्स पता है क्या होते हैं? अब जैसे आप परफ्यूम खरीदने जाते हो भाभी जी के लिए, तो आप एक परफ्यूम टेस्ट करते हो, फिर दूसरा टेस्ट करने से पहले आपको कॉफी बीन्स टेस्ट कराए जाते हैं ताकि आपको परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस है पता लगे. तो ये जो बीच में से ऐसे जो चीजें आती है ना सर, ये कॉफी बीन्स है कि एक परफ्यूम के बाद दूसरा परफ्यूम अगर लगातार बना रहेगा ऐसा सुगंध, तो दिमाग पर चढ़ जाती, सर दर्द होना शुरू हो जाता है. ठीक है जी. तो अगला जो ये जो बात है जी, रिवर्स चार्ज के ऊपर 180 दिन वाला प्रोविजन नहीं लगता, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है. हमने टैक्स पे किया, अभी क्रेडिट ले लिया, बस वही प्रॉब्लम 16(4) वाली लगती है जो पावा साहब ने पूछ ली. और उसका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आप एक बार जरूर देख ले सर. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में आमतौर पे हमारे मित्र गलती करते हैं.
आज भी हो रही है, 48 महीने से हो रही है। इसको हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रीट कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, दिस इज अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। 3(1)(a) में नजर आएगा जी, आपको यहां पर नजर आएगा जी। अगला सवाल आपका आएगा, भाई टैक्स क्या लिखूंगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा मुझे ना। जीएसटीआर 1 में जब आप वो चेक बॉक्स है, एक छोटा सा चेक बॉक्स है, उसे टिक कर देते हैं, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो आपसे टैक्स नहीं मांगता। 3B में भी आपको टैक्सेबल सप्लाई में दिखाना है, और टैक्स रेट, टैक्स तो लिखना नहीं है आपने, क्योंकि टैक्स तो आप पे नहीं कर रहे। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो पोर्टल है वो बड़ी रानी का पुत्र है। यहाँ पर 2 रानियां हैं सर हमारे राजा की, राजेश भाई सर, एक है बड़ी रानी, एक है छोटी रानी। बड़ी रानी का पुत्र है पोर्टल और छोटी रानी का पुत्र है सीबीआईसी। तो होगा क्या, जो बड़ी रानी का पुत्र कहेगा, ठीक है ना जी। उसने कहा है कि टैक्स भरना है तो टैक्स भरना है। अब आप टैक्स भर दीजिए, 1 रुपया, 1 रुपी ईच भर दें, सीओएस में या आई में 1 रुपी भर दें। और टैक्स का वो आप एडजस्टमेंट चाहे कैश से करें या जैसे भी करनी है आपने, लेकिन इस तरह से ही इसकी रिपोर्टिंग करें ताकि करेक्ट रिपोर्टिंग आपकी जाए। ठीक है जी। 1 में मैं आपको बता चुका, पीओएस में आपको ऑलरेडी बता चुका, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आ गया जी ये आपका 4/17। ये 4/17 जो है ना मित्रों, ये गुड्स की बात करती है। कौन कौन से गुड्स हैं हमारे, जैसे कि कैश्यू नट्स हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है जी। सप्लायर कौन है, पहले डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका टैरिफ हेडिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ये देख रहे हैं आप, ये लॉटरी के केस में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट है। बाकी सारी एंट्रियां जितनी भी हैं आपकी यहां पर, वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, लॉटरी। ये एक महत्वपूर्ण एंट्री है जी, ये वाली एंट्री। ये एंट्री कहती है यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। सप्लायर कौन होगा जी, सब यहाँ इस कॉलम में सप्लायर ऑफ गुड्स, इस कॉलम में रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। देखिए जी, देखिए जी, सप्लायर ऑफ गुड्स, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। यहाँ पर सप्लायर कौन है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। और रेसिपिएंट कोई भी व्यक्ति, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। कौन कौन से यूज्ड व्हीकल अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदते हैं, कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से खरीदते हैं, तो भाई साहब आपको खुद से रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर टैक्स पे करना है। सर यदि ये यूज्ड व्हीकल हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हैं देन? लिखा है सर रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ठीक है। तो अगर आप उसमें डील नहीं करते, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म भी है, सीए फर्म भी है, लेकिन आपने उसको राजेश अग्रवाल अपने नाम से खरीदा, तो उसको आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने फर्म के नाम से ले लिया सर, देन आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सर अगर प्रोप्राइटरशिप के केस में तो रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल नाम से होती है। सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इफ इट इज, आपने उसका क्या है सर, कैपिटल गुड्स नहीं बना रहे आप इसको, आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं ला रहे आप इसको, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कैपिटल गुड बनाओगे अपनी किताबों में, तो सर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी खरीदते सर मार्केट से, तो भी तो टैक्स लगता है ना सर उसके ऊपर, वही प्रोविजन इन्होंने रिवर्स चार्ज में। अब ये आ गया जी कुछ इंडिविजुअल सर्विसेज जो हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सर्विसेज की। सबसे पहले हमने लीगल सर्विसेज की बात की। लीगल सर्विसेज की पहले डेफिनेशन देखिए। लीगल सर्विसेज का मतलब है कोई भी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू दी लॉ, एनी लॉ, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, असिस्टेंस हो, एनी ब्रांच ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज,
कोई भी आप कंसल्टेंसी असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्रांच ऑफ लॉ एडवाइस अगर है तो वो आपकी बेसिकली लीगल सर्विसेज है। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज तो है ही है। अब ये लीगल सर्विसेज की बात हो। अब हमने क्या किया है, हमने लीगल सर्विसेज को 3 हिस्सों में विभाजित किया है। सबसे पहला हिस्सा है अदर्स। अदर्स में कौन है? अदर्स में आप और मैं है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए एक्सेट्रा जो भी है, उनकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। 18% पे टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल। तीनों नोटिफिकेशन 11, 12 और 13 को क्लब कर दिया है। बेस नोटिफिकेशन है 13। तीनों नोटिफिकेशन 11, 12 और 13 को क्लब कर दिया और बेस नोटिफिकेशन है 13। 13 से एंट्री उठाऊंगा, 11 में एग्जम्पशन रेट बताऊंगा, 12 में एग्जम्पशन बताऊंगा कि उस एंट्री पे क्या क्या रेट है, क्या क्या एग्जम्पशन है, फॉरवर्ड में कहां है, रिवर्स में कहां है। तो एक ही स्लाइड पे आपको लीगल सर्विसेज की पूरी कहानी बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए एडवोकेट और लॉयर्स। एक सेकंड, एडवोकेट और लॉयर्स, भाई साहब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? आज तक क्या हमने इस बात पर कभी कोई गौर फरमाया? आंसर इज नो। लॉयर कोई भी लॉ ग्रेजुएट होता है, लेकिन जो कि बार काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं होता है वो लॉयर होता है। लॉ ग्रेजुएट जो कि बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है, जैसे कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं लेकिन बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं लॉयर हूं, मैं एडवोकेट नहीं बन सकता क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो यू विल फाइंड मेनी जो कि लॉयर्स हैं, उनका कारण अलग है, क्योंकि अगर वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगे तो वो कहीं पर भी परमानेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि कोई लॉयर है लेकिन एडवोकेट नहीं है। अगर वो लॉयर है तो भाई साहब वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं है, उसका सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा। सारी की सारी टैक्सेबल है और 18% पे टैक्सेबल होगी, 18% पे टैक्सेबल होगी। अब एडवोकेट को हमने 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, एडवोकेट बाय इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा सीनियर एडवोकेट। अगर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अगर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। जैसे कि इंडिविजुअल को दे रहा है ना सर्विस, कोई भी एडवोकेट, मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने जाके उनसे कंसल्टेंसी ले ली, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज ले लिया, एग्जेम्प्ट है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। अगर वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर, बिजनेस एंटिटी है लेकिन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है और थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो वो टैक्सेबल है लेकिन रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। और रेट क्या आएगा? 18%। मैंने सारी एग्जम्पशन बता दी, कहां टैक्स लगना है, किस रेट पे लगना है वो बता दी। अब आया सीनियर एडवोकेट की बारी। सीनियर एडवोकेट में भी लगभग सिमिलर कहानी है। एक बात का फर्क है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, 18% पे टैक्सेबल। ये बड़ा महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। अगर इंडिविजुअल एडवोकेट को देता है, फर्म ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट को देती है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट को देता है तो फॉरवर्ड चार्ज में 18% पे टैक्सेबल है मित्रों। और बाकी सारी की सारी कहानी सीनियर एडवोकेट की सेम है। और सीनियर एडवोकेट कौन होता है मित्रों? सीनियर एडवोकेट जिसको सीनियरिटी का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दर्जा
दिया होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं उसको, और हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट। सर यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा। जी भाई साहब। आपने कहा सीनियर एडवोकेट टू एडवोकेट, तो फॉरवर्ड चार्ज में 18% लगेगा, और यहीं पर इसको हम रिवर्स करें, एडवोकेट टू सीनियर एडवोकेट, देन एडवोकेट टू सीनियर एडवोकेट सर एग्जेम्प्ट एग्जम्प्ट है ना? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है सर ये एक सवाल है, ये जो बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर का उससे अंडरटेकिंग लेनी, डिक्लेरेशन लेना होगा कि कैसे होगा कि उसकी थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि कम है? देखिए सर, अगर रजिस्टर्ड है, अगर तो अनरजिस्टर्ड है तो ऑफ कोर्स आपको एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि आपका थ्रेशोल्ड से नीचे है एडवोकेट। हालांकि एडवोकेट फर्म क्या कर रही है सर, मैं आपको बताऊं। नहीं सर, एडवोकेट की बात में नहीं है, तो बिजनेस एंटिटी वाला जो है ना टैक्सेबल पोर्शन। नहीं सर, आपको अगर अंडरटेकिंग लेनी है वो तो एडवोकेट को लेनी चाहिए ना, अगर एडवोकेट सप्लायर एडवोकेट है। हाँ, एडवोकेट मतलब बिजनेस एंटिटी से अंडरटेकिंग लेनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली एडवोकेट फर्म्स क्या कर रही हैं, हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं। वो इनवॉइस करते हैं और सब में नीचे लाइन लिख देते हैं कि दैट टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। So you cannot go in each every case to ensure that undertaking is obtained. तो सबके केस में वो रिवर्स चार्ज में ही दे देते हैं, बोल देते हैं, और जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर टैक्स वो अपने आप ही पे करता है। एडवोकेट्स आर नॉट इंश्योरिंग, कोई एडवोकेट फर्म अंडरटेकिंग नहीं लेता जी। तो मेरा सजेशन, अगर आपका कोई क्लाइंट एडवोकेट है तो आप उसके मेमो फीस ऑफ मेमो फीस पे आप यही लिखें कि जी टैक्स जीएसटी इफ एनी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो अगर एडवोकेट भी रजिस्टर्ड होगा सर तो सर वो कंपल्सरीली लिखेगा इस बात को, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। रीजन है, अगर उसकी अदर इनकम है तो एडवोकेट इज आल्सो लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन डन जी। supposing he has any रेंटल इनकम्स हैं income जी। है, हाँ ठीक बात है सर। then he has to declare his professional income also, बिल्कुल सर। and it is exempt only when This it is to the business entity whose turnover is less than 20 threshold जो limit है उसके। Sir, even if it is not exempt, I am assuming that I am providing services to you. You are not registered. I do not know whether you are crossing threshold or not. I am registered as an advocate. I am raising an invoice, writing that tax is payable under reverse charge. Now liability passes to you. Now if you are liable to be registered, take registration. If you are already registration, pay RCM. तो सर जो रिटर्न फाइल करेंगे, जो आपने बोला टैक्सेबल वाले पोर्शन में जाएगा, तो उसमें कैसे टैक्स एग्जम्प्ट सप्लाई में डालेंगे, टैक्सेबल में डालेंगे, तो वो टैक्स का जो अभी कर रहे थे वो मिसप्रोपोर्शन हो जाएगा, देखिए केस में आएगा। सर इन बोथ द केसेस इट वुड बी एग्जेम्प्ट इन फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। Sir, that is right, that is in the hands of the business entity. I am talking of the I am talking of advocates. Sir, return में कैसे वो exempt supply में जाएगा tax? Sir, whether you report it under exempt or whether you report it under taxable, it would be considered for the purpose of reversal of input tax credit. Sir, that is agreed. मतलब just for knowledge कि how my humble submission would be that you should consider it a taxable supply, tax payable under reverse charge, especially in case of where your recipient has GSTIN. इसमें मेरे ख्याल से तो जरूरत है नहीं, एडवोकेट को क्या जरूरत है अंडरटेकिंग लेने की, उसके हैंड्स में तो टैक्सेबल है ही नहीं, ये तो रेसिपिएंट ने देखना है। ना पावा साहब कह रहे हैं कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ऑलरेडी, नहीं वो तो इन दैट केस इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ ही इज रेंडरिंग सर्विस टू एन एडवोकेट, दैट्स ऑल। No. नहीं सर वो नहीं है। एनीवे सर इसको हम आगे बढ़ाते हैं सर, अदरवाइज तो सेम ही सिचुएशन है पावा साहब। आप दोनों में से किसी
मेरा हम्बल सबमिशन ये है कि आप उसको, अगर तो GSTIN है तो आप उसको टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में डालें, अगर विदाउट GSTIN है तो आप उसको एग्जेम्प्ट में डाल सकते। सर्विसेज बाय ट्रैवलर्स, if it is provided arbitration and conciliation, then arbitration and conciliation is taxable at the rate of 18%, provided by tribunal any business entity in taxable territory. It is taxed under RCM notification 13/17, but it is exempt in case of entry number 45 notification 12 for the purpose of other than business entities is exempt, business entity with a below threshold, and central government if services provided by tribunal to these entities it is exempt. If it is provided to any business entity in taxable territory, then it would be taxed at 18% under RC. This is royalty. This is royalty. Royalty paid for intellectual property. If it is paid to artist, paid to author. If it is paid to artist, first of all, intellectual, intangible property, that is the result of creativity such as patent, copyright, etc. ये intellectual property कहलाएगी. If it is paid to artists like music composer, photographer for original dramatic, musical or artistic works, then it is taxed at 12% under RCM. Recipient कौन होगा? Music company, producer, etc. in taxable territory. It is taxed at 12%. 12%. ठीक है जी? If it is paid to author, then again it is taxable under RCM. Tax to be paid by the publisher at the rate of 12%. HSN also referred. It is a possible situation herein that tax will be paid on forward charge basis where author is registered and makes a declaration to the jurisdictional commissioner, or where author makes a declaration on the invoice issued to the publisher to that effect. The tax rate shall remain the same, 12%. Services to RBI by members of observing committee or others, I have kept it for reference purposes. You may read it. Sponsorship services, almost I have covered. It is taxable or exempt. Exempt in these circumstances. थोड़ा सा overlapping है, please bear with me. If it is in a case of sporting events, National Sports Federation, Association of Indian Universities, Central Civil Services Cultural or Indian Olympic Association, इन सबको अगर services दी जाएंगी, then it is exempt. But if it is provided to body corporate or partnership firm, then taxable under forward charge 18%. But if it is provided to others, provided by Rajendra Arora individual to Rajesh Agarwal individual, then it would be taxed under forward charge, taxed at 18%. But if Rajesh Agarwal Sahab is a partnership firm provided to a partnership firm or a body corporate, then it would be taxed under reverse charge. DSA by individual, DSA services to banks by individual, reverse charge में taxed at 18%. By other than individual, forward charge में taxed at 18%. Same is business facilitator services to banking company, taxable 18%. Exempt कब होंगी? When to banking company with its respects to accounts in its rural area branches. So सिर्फ rural area branches के लिए exempt होगी, otherwise it is taxable at 18% and taxed under reverse charge. Similar is business corresponding. I am not going in all these things. Recovery agent for case of banking companies, it is under reverse charge, taxed at 18%. So anybody who is supplying services as recovery agent to banking company, it would be under reverse charge, taxed at 18%. Insurance companies, insurance agent की services भी taxed at under reverse charge. Security services, as I told you, if security services are provided to educational institutions, then it is exempt.
If it is provided to other than educational institutions, then by other than body corporate reverse charge में आएंगी, by body corporate forward charge. by other than मान लो इंडिविजुअल जो है वो किसी को भी सर्विसेज दे रहा है सिक्योरिटी की, तो रिवर्स चार्ज में आएंगे. लेकिन अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है किसी को भी, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगाए. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन. अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ पैसेंजर्स, रजिस्टर्ड सप्लायर है, दैट 12% विद आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज. रजिस्टर्ड सप्लायर है 5% टैक्स लगा सकते हैं. रिवर्स यहां पर आपका 5% टैक्स लगाएंगे विदाउट आईटीसी. अगर बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा है टू अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन अगर बाय बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन दो रेट हैं 12% और 5%, वो मैंने एग्जैक्टली यहां पर क्लैरिफाई किया. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, अगर बाय अदर देन जीटीए है तो एग्जेम्प्ट है. सबसे पहले जान लें जीटीए क्या है. जीटीए क्या है? जीटीए का अर्थ है एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. तो जो कंसाइनमेंट नोट देता है वही जीटीए है. तो अगर जीटीए जो कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा, जैसे कि इंडिविजुअल ट्रक ऑपरेटर है, लॉरी ऑपरेटर है, वो अगर सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है मित्रों. अगर जीटीए सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सिंगल कंसाइनमेंट अगर 1500 रुपए से कम है, मल्टीपल कंसाइनमेंट 750 से कम है, मिल्क, सॉल्ट, फूड, ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, इनको अगर जीटीए सर्विसेज देता है इन सब प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स के लिए तो एग्जेम्प्ट है. लेकिन अदरवाइज उसके पास यहां पर अदरवाइज वो टैक्सेबल है. इन सब के बाहर मैंने एग्जेम्प्ट बाहर निकाल दी, बाकी सारी टैक्सेबल है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस छोड़ दीजिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए. आमतौर पे मेरे मित्रों का एक सवाल आता है. क्या सवाल आता है कि जी मैं ना अनब्रांडेड राइस बेचता हूं, विच इज एग्जेम्प्ट. मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता हूं. अब मैं जीटीए को फ्रेट पे करता हूं, तो भाई साहब क्या मुझे उस पे आरसीएम पे करना है? मित्रों, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की परिभाषा अलग है. अगर मैं इसको कुछ भी प्रोसेस कर देता हूं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहता है. इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर है तो आप जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट है. लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो मित्रों जीटीए की सर्विस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है. सिर्फ एग्जेम्पशन यही है जो इस स्लाइड पे लिखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है. दो रेट है, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी. 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज. ठीक है जी. पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विस, जीटीए चार्जिंग 12%. और अगर अदर देन जीटीए तो रेसिपिएंट कौन होगा? उसको रेसिपिएंट, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. अगर रेसिपिएंट अदर देन स्पेसिफाइड है तो एग्जेम्प्ट है. और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन से हैं? फैक्ट्री. अब जैसे मान लीजिए जीटीए इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहा हूं, मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूं, तो अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो भाई साहब एग्जेम्प्ट है, कोई टेंशन नहीं है. स्पेसिफाइड रेसिपिएंट फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एओपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएस. और रेसिपिएंट कौन होता है? पर्सन हु पेज और लायबल टू पे फ्रेट. तो रेसिपिएंट स्पेसिफाइड अगर ये है तो रिवर्स चार्ज में है. अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है इवन जीटीए में भी तो एग्जेम्प्ट है. तो मेरे ख्याल जीटीए पे आपका सारे सवालों के जवाब आपको होपफुली मिल गए होंगे. यहां पर मैं
थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि ऑलरेडी 5:40 हो चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका यहाँ पर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। राजेश भाई साहब, बाकी सबको भी आप अलाउ करें, जो भी जिनके सवाल हैं वो सवाल पूछ सके। सर जो GTA है, अगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो टेम्पो वाले हैं या दूसरे जो कंसाइनमेंट नोट नहीं करते, बिल दे देते हैं, तो वो GTA में नहीं आएंगे, तो एग्जम्प्ट रहेंगे वो? बिल्कुल एग्जम्प्ट है सर। The whosoever person doesn't issue consignment note, एग्जम्प्ट है सर, bill वो or GTA नहीं है सर, वो एग्जम्प्ट है। इनफैक्ट GTA टू GTA की सर्विस भी एग्जम्प्ट है सर, एग्जम्प्ट है सर। सर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जी सुनील मौर्य जी इज आस्किंग, सर इन केस ऑफ exempted and taxable both goods, whether exempted goods are liable for RCM in case of GTA service? सर बिल्कुल, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। एग्जम्प्टेड गुड्स लायबल हैं GTA के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर GTA की लायबिलिटी नहीं है। Next question, sir, in case of purchase of software outside India, RCM applicable or not? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है सर, 100% आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस चेक करें। आपका रेसिपिएंट आप इंडिया में है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है। बेसिकली भाई साहब, इसको हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज कहते हैं। जितना मुश्किल और बड़ा इसका नाम है, उतना ही मुश्किल और बड़ा इसका काम है। ये डिजिटल सर्विसेज है। आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, चाहे वो आपका जिसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं या शेल्फ सॉफ्टवेयर कहते हैं, अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल है और आपने आउटसाइड इंडिया से खरीदा है मित्रों, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी। और आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। मनोज गुप्ता जी, if person is supplying RCM outward supply like advocate GTA is not required to get registered. If this person has to pay inward supply of RCM, then he is required registration in GST. सर मैंने आपको इस बात का जवाब डिटेल में दिया शुरुआत में ही कि टेक्निकली it is not required, legally also, but it is a litigative and debatable issue. So we advise to take registration and pay tax under RC. Next question. Dealer is composition dealer in trading of goods having turnover 75 lakhs and paying tax under CGST, SGST 0.5%, 0.5%, and also provided services of rent from immovable of rupees 4 lakh by. My question is, what rate of CGST / SGST paid by composition dealer? मैं समझ गया था आपका सवाल। अब हमारी उम्र में ये सब समझ में ऐसे ही पता लग जाता है। सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा मजेदार सवाल है आपका। सवाल मैं सबके लिए दोहरा रहा हूं, सवाल छोड़कर मत जाइएगा। सवाल ही हमारी जो है एसेट होती हैं, क्योंकि सवालों के जवाब जब मिलते हैं, जवाब जो है वो हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स बन जाते हैं। मित्रों, इनका सवाल है कि मैं कंपोजिशन सप्लायर हूं, ट्रेडर हूं, 1% के ऊपर टैक्स देता हूं, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंटिंग की सर्विसेज हैं, जीएसटी लगाऊंगा, कमर्शियल दे रहा हूं, 18% लगाऊं या 1%? माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ने परमिट किया है आपको 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और 10 लाख व्हिचएवर इज हायर। तो आपको 10 लाख रुपए तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपकी सर्विसेज 7.5 लाख की है, 1% टैक्स लगाएंगे। मैं मानता हूं कि लॉ का पर्पस डिफीट हो रहा है, लेकिन हमने इसको बहुत चिंतन के बाद ये सवाल का जवाब निकाला है, गहन चिंतन के बाद, कि 1% ही टैक्स लगेगा, 18 नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं पाएगा। 1 ही लगाइए सर, आप इंजॉय कीजिए सर। बाकी जो 17% है वो राजेश भाई साहब को भिजवा दीजिए। Next question, sir. Even registered transporter is issuing GR only and not issuing any invoice. Goods receipt is a consignment note method. Next किसी भी question. फॉर्मेट में हो सकता है गुड्स रिसीट। कंसाइनमेंट नोट का कोई ये जो है ना सर, ये निराकार है।
कंसाइनमेंट नोट का कोई आकार नहीं है। कंसाइनमेंट नोट में कंसाइनर, कंसाइनी, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, गुड्स का वेट या उसका जो उसका यूनिक क्वांटिटी है, मेजरिंग क्वांटिटी है, डेस्टिनेशन कहां से लाए हो, कहां ले जा रहे हो, बस यही आवश्यकता होती है लिखने की। इसके अलावा कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म गिविंग लीगल एडवाइस टू बिजनेस एंटिटी आर लायबल फॉर RCM एट द रेट 18%. व्हाई थ्रेशोल्ड लिमिट इज फिक्स्ड फॉर देम ओनली सर? सर मैं रेगुलरली इस बात को बोल रहा हूं और बहुत टाइम से बोल रहा हूं, आज से नहीं सर, अब तो 48 महीने और आज 19 दिन बीत गए हैं इस कानून को। मैं रेगुलरली बोल रहा हूं ये बात कि ये थोड़ी सी समस्या है, इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। मेरे पास अभी इसके अलावा और कोई जवाब भाई साहब नहीं है, जो मैं पहले दे चुका हूं वही रिपीट कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ exempted सप्लाई it is composite supply, so freight charges paying is ancillary to it, hence tax should not be levied. Am I right sir? बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है सर, आप प्रकाश जी आप बिल्कुल सही हैं। आप कंपोजिट सप्लाई के केस में अगर मेरी प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो फ्रेट भी एग्जेम्प्ट होगा। Next question, transporter have to liable to take registration owner of 3-4 truck owner. दिनेश जी इस बात पर निर्भर नहीं करता ट्रक कितने हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता है, बात इस पर निर्भर करता है कि वो कौन से टैक्स रेट लगाना चाहता है। अगर वो 5% लगाना चाहता है रिवर्स चार्ज में, लगवाना चाहता है आई मीन टू से, तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, चाहे 100 ही ट्रक हो उस पे। और अगर वो 12% रेट लगाना चाहता है तो भाई साहब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित जी पूछ रहे हैं व्हाट टैक्स रेट शुड बी चार्ज बाय ए फर्म which uses its truck for carrying its own goods and gives the truck on hire to others, but does it issue GR? Would input be available to him? सुमित भाई साहब ऐसा है, अगर आपके पास खुद के ट्रक हैं और आप उन्हीं ट्रकों से अपने ही गुड्स की मूवमेंट करते हैं, पहली बात, पहला एग्जांपल, तो जिस भी रेट पे आपके गुड्स हैं आप इनवॉइस पर फ्रेट चार्ज करते होंगे या नहीं भी करते हैं, सेपरेटली भी चार्ज करते हैं, तो दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई। तो जिस रेट पे आपके गुड्स टैक्सेबल है उसी रेट पे आपकी ये फ्रेट टैक्सेबल होनी चाहिए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर आप इन ट्रकों को दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीटीएस को हायर पर देते हैं, तो आप जीटीए नहीं है, आप जीटीए नहीं है, आप ट्रक ऑपरेटर हैं। तो आप अगर ट्रक ऑपरेटर जीटीए को गुड्स ट्रक हायर पर देता है तो हायर चार्जेस लेगा, 18% जीएसटी लगाएंगे आप उस जीटीए पे। और इनपुट की बात रही, इन दोनों सिनेरियो में जो मैंने अज्यूम किए हैं आपको क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सर एक बात और बताना चाहता था, 1 फरवरी 2019 से पहले सेक्शन 17(5) में लिखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो व्हीकल यूज होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद उसको हटा दिया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर मेरे पास खुद के व्हीकल हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए 1 जुलाई 2017 से आज तक अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए व्हीकल का प्रयोग किया है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मित्रों मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, government organization having GST number and royalty income taxable on reverse charge basis, can this organization can claim input tax credit in GST return and go for refund on all input tax credit? शिवानी मैडम, अगर आपके हिसाब से चला तो सरकार जो 18 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लेम करती है, 18 लाख करोड़ जेब से देना पड़ जाएगा सरकार को। रिफंड नहीं मिलता है मैडम किसी भी चीज का। रिफंड सेक्शन 54 के अनुसार वही मशीनरी है। आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं, आप इन्वर्टेड ड्यूटी करते हैं, गलती से कोई टैक्स कैश में पे कर दिया, इसके अलावा कोई टैक्स का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, सेक्शन 29(5) में आपने सरेंडर कर दिया, आप कहते हैं मेरे पास जो है क्रेडिट पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, रिफंड दे दीजिए ना, किसी भी सूरत हाल में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उन 3 स्थितियों को 54(3) के प्रोविजंस को अलावा कहीं रिफंड नहीं मिलेगा।
If freight is charged in bill along with goods, then in GSTR 1, which HSN code to be used for freight? गुड्स का HSN प्रयोग करें, गुड्स का HSN प्रयोग करें. Sumit, a registered dealer supplier in case of transport of passenger can he charge both 5% and 12% taxes? सुमित भाई साहब, cannot, but they are. It is the largest problem which is going to come in case of logistics sector. Not only one, multiple organizations are doing it. I have logistics. I have got a very good exposure in logistic industry. I have been consulting to those organizations जिनकी मतलब 5,000 trucks की fleet है. Still they are doing it, which is not allowed. If there are different HSN in bill, then which HSN to be used for freight? Goods का HSN. Okay. And sir, please explain GST on sale of old vehicle again. वैसे सुन लेंगे ये. Sir, old vehicle simple है. There are two provisions, two I would say mechanics provided in the law. One is notification 2/18, 8th January 2018, CTR. उसके अनुसार अगर आप ओल्ड और यूज्ड व्हीकल बेचते हैं तो आपको मार्जिन पे टैक्स देना है. मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के गुड्स ओल्ड व्हीकल खरीदा था और उसको अब आपने 1,10,000 रुपए में बेच दिया, तो आपको उस पर टैक्स देना है, अन्यथा नहीं देना है. और आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ली जाएगी अगर आपने बिजनेस एसेट बना रखी है, कैपिटल गुड्स किया हुआ, उसको कैपिटलाइज किया हुआ, तो आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू compared to your sale per consideration, the margin shall be taxed either at 12% or 18%. 12% up to 1,500 cubic capacity and I think 180 mm ground clearance. I'm not that much sure, but you have to refer to that particular notification. And above 1,500 cubic capacity, 1,800 cubic capacity, and your what you call that, जो SUVs वगैरह आती हैं वो, उस पर 18% रेट है. बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है वहां पर, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. सो 12 and 18% रेट है अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी एंड द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द लेंथ ऑफ द कार. Next question, IGST deposited under GST instead of CGST/SGST, later on paid CGST/SGST and claim of IGST refund. Is 2 years limitation of a refund applicable or not? To my mind, no. एक क्वेश्चन और है, is it okay to claim input tax credit by government organization in return having no supply? सर क्लेम करके क्या कर लोगे, क्रेडिट तो मिलना नहीं है आपको. पता नहीं क्लेम करने के बाद चिट्ठी ना आ जाए, और बट यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली. Okay sir, now no question, over to you sir. जी सर, लास्ट फ्यू स्लाइड्स आई वुड लाइक टू शो. एक सेकंड होल्ड कीजिए. अगर जैसे कोई आईटीसी होता है किसी के पास एंड इफ ही डजंट वांट टू क्लेम इट, वो रिटर्न में ना दिखाएं तो उसकी रिपरकशन है, क्योंकि अगर बेसिकली मेन सप्लाईज आर नॉन जीएसटी सप्लाई. हाँ सर, आप मत दिखाइए, कोई रिपरकशन नहीं है सर, बल्कि ना दिखाएंगे तो सर आप उसको कॉस्ट बना लेंगे सर. दिखा के भी रिवर्सल अगर करना है तो टू मेक रिकंसिलिएशन में भी सब कुछ करना पड़ता है. दिखा के रिवर्सल सर, both ways are acceptable sir to me, but I would say कि आप अगर आपकी सारी exempt supply है तो आप दिखाई ही ना. क्योंकि कुछ केस में क्या हुआ, एक केस में हमारे पेट्रोल पंप में क्लेम कर लिया हमने, वो ऑयल कंपनी ने वो दिखाया नहीं हमारे जीएसटीएन में, तो रिवर्स आपके साथ कर दिया. रिटर्न में नेट क्लेम तो जीरो है, रेवेन्यू इफेक्ट इज जीरो, बट तुमको उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है सर. So it is better not to show all these credits which are to be reversed. बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो है ना सर, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए. डायरेक्टर्स के ऊपर जो है ना हमारा सर, कई बार हमें कंफ्यूजन आता है इस बात का
कि डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन पे हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर बहुत सारे पहले के जजमेंट्स हैं, कुछ एडवांस रूलिंग, जैसे क्ले क्राफ्ट ने थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू की, उसके बाद पहले ही एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स का कर्नाटका, और उससे पहले मैं आपको पुराना जजमेंट दिखाना चाहता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, जहां पर क्लियरली ये बात कही थी कि डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन पर कोई भी टैक्स रिवर्स नहीं चार्ज में नहीं जाएगा। ये है सर, ये वाला जजमेंट है सी स्टैट का, और सर ये कलकत्ता का है, ये कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, और ये सर ये एक और है ब्रहम अलॉय लिमिटेड, और एक जजमेंट, मतलब काफी सारे हैं सर जो ये कहते हैं क्लियरली कि आपको कब टैक्स काटना है। बेसिकली मैं आपको नटशल में बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि व्हेन यू से डायरेक्टर्स इफ रेम्युनरेशन if paid, if they are permanent employees or they are having employer employee relationship with the organization, then the whatever amount is paid to the director would not fall into any remuneration, rather the tax is also deducted under section 192 of the income tax act, so no tax to be paid neither in forward nor under reverse, only the sitting fee, the commission which is paid to the directors, tax is to be paid under reverse charge. In case when director gives a property on rent to the company, then that also will come under the forward charge, and company will not pay tax under reverse charge, but the director would charge tax over time. So that is what basically is the director remuneration. उसके अलावा और इसमें एक import of service मैंने आपको बता दिया, basically ocean freight एक और बता दूं आपको, although Mohit Minerals Gujarat High Court judgment is there, but that is challenged under by the department with the Supreme Court. It says that if you are services provided by the person located in non-taxable territory and you are importer of goods, then this is taxable under reverse charge entry number 10, notification 10/17 ITR, which I was referring to you. So it is taxed at 5%. Although they say that it is, even the Honorable Gujarat High Court has said that it is a double tax situation wherein the freight has been already added in the customs value, over that IGST has already been charged. Again, the freight tax, again the freight would be subject to tax, that it would be double taxation. Although that is challenged by the department in the apex court, let's see what happens in future. But to my mind, it is a double taxation, no doubt. Mohit Minerals is already written. It is challenged in the apex court. It is already communicated to the members. This portion I am not taking up about the development rights, because it is again a very lengthy situation. But yes, TDR पर भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, और ये मैंने पूरा आपको, बड़ा सेल्फ स्पीकिंग है ये अपने आप में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे वी हैव टेकन, आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड all the parts. Now again, if you have any question with respect to any aspect of the law, we may take, there are a few more questions which are there. Rajesh bhai sir, let's take these questions also and then we can close the session. Next question, Lalit ji asking, a company registered under section 8 and receives service of an advocate, will the company liable for RCM as it is only receiving donations? It is again the same problem, you are not registered, so if you have to pay tax under RCM, you have to take registration. The same problem, sir, same answer would come, sir. Next question, if builder is selling all the flats after completion certificate, then does he require to take registration and RCM is to be applied 80% and 20% criteria? Sir, after completion, if he's selling flats, of course this particular RCM would be applied to him. Registration, it is an exempt supply. If he exceeds the threshold, he has to take registration also.
Mayank is asking if the immovable properties are situated in state A and state B and the owner resides in state C. Properties given on lease. Is owner required to take registration under state B and C both and charge CGST and SGST, or Not can required. Not required. He can take registration in one uh, uh, state and do billing of IGST from one state to another only. So one registration would be sufficient for that particular thing. Next question. Individual resident in Delhi having property out of Delhi receiving rupees 10 lakh as 10 lakh per year GST number is applicable. GST, no, GST is not applicable. It is 10 lakh only, and interstate supply up to 20 lakh is exempt. No registration would be required. But SSC authority rejected the refund on ground 2 years limitation on excess IGST paid in cash. Any other tax पर आप, there are Supreme Court judgments, even Bombay High Court का भी judgment है, आपको थोड़ा सा research करना पड़ेगा सर उसके ऊपर. We send goods through courier agency and they issue consignment note. Whether they consider as GTA as per GST Act. Yes sir, if they are issuing consignment note, they would be considered as GTA. सर 5 मिनट उस पे और ले लो टर्नओवर पे बस. Right sir. Just a second sir, just a Please. Yes sir. So first of all, ये आपको नजर आ रहा है जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes sir, yes sir, yes sir. एग्रीगेट टर्नओवर क्या है पहले ये देख लेते हैं. मैंने भाई साहब को बोल दिया है कि मैं इसको इनफैक्ट आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो उसकी शेप में भी आ गया ये. तो अगले 1-2 दिन में आपको इसके ऊपर एक आर्टिकल भी मैं लिख कर दे दूंगा, ताकि आपके लिए परमानेंट रिकॉर्ड बन जाए क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं. फ्रेंड्स, when we say aggregate turnover, it is a very important thing. Aggregate turnover includes all taxable supplies, including zero rated. Zero rated supply is the export supply as per section 16 of the IGST. Exempt supply, export, interstate supplies. In fact, please make sure that it also includes interstate supplies of persons having the same permanent account number. This is also very important. Interstate supply of having the same permanent number, account number means if I am registered in Delhi, Jagjit ji registered in Noida, and we have a same PAN, and we have both different GSTIN. So we shall be called as distinct person under section 25 subsection 4 of the Act. And we shall, whenever any interstate supply of goods or services is made between distinct person on the same PAN, that shall be part of aggregate turnover, and that shall be taxable also. What is not included? Inward supply on which RCM is applicable. I am paying taxes under RCM, inward supply, but that is not form part of my aggregate turnover. Whatever tax I would be paying, that would not be tax form part of, other than CGST, SGST, UT, IGST और compensation cess. अगर मैं कोई और टैक्स पे कर रहा हूँ, पावर टैक्स पे कर रहा हूँ, कोई और मैं कोई भी लोकल लेवी पे कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, इनफैक्ट that shall form part of my aggregate turnover. Let's be very clear about it. अगर आप जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हैं जॉब वर्क के लिए, तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में वो जुड़ेगा नहीं, जब तक कि वो डीम्ड सप्लाई ना मान लिया है. डीम्ड सप्लाई कब बनता है? अगर इनपुट 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आते और कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस नहीं आते, तो जिस दिन आपने सप्लाई की होती है उस दिन वो डीम्ड सप्लाई बन जाता है. गुड्स रिटर्न टू द प्रिंसिपल बाय द जॉब वर्कर, देन आल्सो द गुड्स की वैल्यू जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ती नहीं है. जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ वही वैल्यू जुड़ती है जो कि उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस की वैल्यू. एजेंट के केस में अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है,
और सर्विसेज कर रहा है तो वो एजेंट की एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा। अगर शेड्यूल 3, बड़ा महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं आपको यहाँ पर, शेड्यूल 3 की जितनी भी सप्लाईज है, जैसे कि हाई सी सेल सप्लाई है, हाई सी सप्लाई है, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस सप्लाई है, फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी सप्लाई है, ये सारी सप्लाईज जो हैं ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगी। एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील रेट सप्लाई, जिस पर होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, इवन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब भी सप्लाईज जोड़ी जाती हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई के में। और एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है। इफ आई एम ए पेट्रोल पंप, I am supplying petroleum products along with the lubricants. Lubricant is taxable in GST, petroleum product taxable in VAT and excise. But for the purpose of aggregate turnover, the entire supply of petroleum products shall be considered as an exempt supply and would form part of aggregate turnover. There are few advance rulings which I have mentioned here. Although advance rulings को बहुत ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता, बट तो कुछ हमारी जो है वो एक, मैं कहूंगा कि माइंडसेट ऑफ द डिपार्टमेंट हमें बताती हैं। जैसे ये एडवांस रूलिंग जो है आपका श्री सवाई मनोहर लाल राठी के केस में, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम है और वो जो है वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेगा, चाहे वो पीपीएफ पे हो या बैंक सेविंग डिपॉजिट्स पे हो या लोन्स एंड एडवांसेस फ्रेंड्स एंड फैमिली को हो। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ मित्रों, ये दोनों एडवांस रूलिंग ये कहते हैं कि जितनी भी इंटरेस्ट इनकम्स हैं बैंक डिपॉजिट्स पे, एफडीज पे, पीपीएफ पे, एनएससी पे, किसान विकास पत्र पे, सबको एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बना दो। मेरा पर्सनल व्यू ये है मित्रों कि ये अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, till then it shall not form part of aggregate turnover. If it is, then certainly. If I am a proprietor, from my current account only I have made FDs, interest is accrued, so the amount which I have taken out of the business is with respect to the business. Money has been there utilized from the current account, it is in the business only, so I have kept it for business only, and it is in the balance sheet also. It would form part of in the course or furtherance of business and the aggregate turnover also, although it is exempt. But if you don't want to keep it under aggregate turnover, then you have to keep it separately from in the course or furtherance of business. What is the relevance of aggregate turnover? Aggregate turnover is important to determine various things. For the purpose of determine, aggregate turnover is to be determined for registration, for composition, for determining the late fee in case of annual return, to determine the periodicity of GSTR 1 and 3B, 99C, even for HSN, e-invoicing. For all these things, determination of aggregate turnover is a very, very important thing. So I have covered the basic things here. If you have a specific question with respect to aggregate turnover also, you are most welcome. We can take that also. Else, we are through with it. इंटरेस्ट इनकम के केस में आईटीसी भी रिवर्सल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जो बैलेंस शीट में हम अगर एफटीआर दिखाते हैं और प्रोप्राइटरशिप के केस में इंटरेस्ट इनकम को अगर कैपिटल अकाउंट में दिखाए, प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाए, तो सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड। सर देखिए ऐसा है, it is a challenging situation because it comes into the balance sheet. FDs are made out of the current account funds only. Rather, I would suggest take money from current account to saving and then keep FDs there. Then it will be completely out of the books and out of the in the course or furtherance of the business. Otherwise, even if you route it through capital account, to my mind, reversal would be required. Sir, question, sir. Dinesh Kumar ji asking if supplier file GSTR 1 only one day late on 12th, so it is not shown in 2B. Can we take ITC of it? Sir, 2B, 2A, ये सारी कहानियां जो है बड़ी दर्द भरी हैं, ठीक है सर। तो
मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप क्रेडिट लेते हुए अफकोर्स ध्यान रखें टूबी का, लेकिन अगर टूबी में नहीं भी आ रहा और फिर भी आपके पास लेजिटिमेट क्रेडिट है, सब चीजें ठीक है, तो आप क्रेडिट लीजिए। थोड़ी सी समस्या आपको आएगी उसको जस्टिफाई करने में भविष्य में, लेकिन आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। Next question. In one AAR, ruling interest income was added to the turnover for computing threshold limit. हाँ सर, मैंने बोल दिया ना सर, मैंने तो वो रूलिंग बताई है आपको, अनिल कुमार अग्रवाल की भी रूलिंग है, बिल्कुल सही है सर, वो जोड़ रहे हैं। और अगर आप जो भी हम पावा साहब भी बात कर रहे थे, अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से बाहर निकाल दें इसको तो वो नहीं जुड़ेगा। Whether salary of partner or partnership firm is liable for GST, sale consideration of residential property, flat, etc. सर सैलरी ऑफ पार्टनर्स की लाइबल फॉर जीएसटी नहीं है सर, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सेल कंसिडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज आल्सो आउटसाइड द प्रूव्यू ऑफ जीएसटी। Is interest covered under definition of supply, sir? Yes sir. If any person given to CA having 15 lakh supplies of service and his clients transfer sum of rupees 10 lakh to deposit GST on his behalf, will be treated as supply or not? If rule 33 applies, then not. Rule 33 is of pure agent. So please read pure agent, all the conditions. If that applies, that conditions are fulfilled, then will not. Thank you, Arora ji. बहुत बहुत धन्यवाद for giving your precious time and enlightening on the subject and taking all the queries one by one. And I request now Hemant Pava ji for a formal vote of thanks. Over to धन्यवाद। Hemant Pava. धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मौके के लिए। मैं आशा करता हूं कि मैं जस्टिस कर पाया हूंगा अपनी प्रेजेंस। अरे सर बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू पावा जी। थैंक यू राजेश जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है राजेंद्र जी का थैंक्स करने के लिए कि जिन्होंने आरसीएम और इसको जो स्क्रैच जो उन्होंने कहा था कि शुरू से लेकर एंड तक बताएंगे, तो वर्चुअली एक्ट भी पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी सीख ली और जो चीजें ओवर दी जाती थी वो भी एक्सप्लेन हो गई। तो ऐसी तो डेलिब्रेशन आई थिंक वी हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इतनी डिटेल्ड में और इन ए मैनर which has made all the participants very attractive कि कुर्सी से हिल ही नहीं पाए।